मरियम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेंटेनेंस क्या है और पाकिस्तान का कानून इसको कैसे डिफ़ाइन करता है? सबसे पहले तो मेंटेनेंस को जो शरिया लॉ में हम कहते हैं नफ़का, अब इसके अंदर आ जाती हैं 3 से 4 चीज़ें जो इसको बनाती हैं। अब किसी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गई, और एनीथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टू द फिज़िकल वेलबींग एज वेल एज द मेंटल वेलबींग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब क्या नाम है एक तरफ होकर मेंटेनेंस के अंदर ही एड अप हो जाती हैं। तो दिस इज़ व्हाट मेंटेनेंस इज़। सही। तो पाकिस्तान का कानून वैसे मेंटेनेंस के बारे में क्या फराहम करता है, क्या कानून है? जब हम पाकिस्तान की बात करें तो मेंटेनेंस के ऊपर जी हमारे पास टोटल 3 लॉज हैं जो गवर्न करते हैं। एक है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, एक है हमारे पास फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 सॉरी, और थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये तीनों ही मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं और आगे प्रॉपर एक प्रोसीजर बताते हैं कि एक कोई भी औरत जिसको मेंटेनेंस नहीं मिल रही, खर्चा नहीं मिल रहा, उसने आगे क्या इस चीज़ को किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालना है, और अगर उसने कोर्ट्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना है तो किस तरह से करना है। ठीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल। ज़ुहैब साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि मेंटेनेंस का हक कब से शुरू होता है एक खातून का शादी के बाद, और ये चाहे सेपरेशन हो, तलाक हो, किस किस कंडीशन में क्या क्या डिफ़ाइन है मेंटेनेंस के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आगा साहब। आगा साहब, मेंटेनेंस जो है शादी के बाद टोटली तौर पे जो खातून का हक है वो बाप से ट्रांसफ़र होकर शोहर पे चला जाता है। सही। जब बच्ची पैदा होती है शादी होने तक उसकी मेंटेनेंस उसके वालिद के ज़िम्मा है जी। और जैसे ही वो शादी करके दूसरे घर में जाती है, जिसके निकाह में जाती है, वो ज़िम्मेदार है उसके तमाम अखराजात उठाने का। सही। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि अगर सेपरेशन की सूरत में तलाक नहीं हुई, कुछ किसी झगड़े की बुनियाद पर या किसी भी वजह से मियाँ बीवी में सेपरेशन हो गई है, तो उस हवाले से कानून क्या कहता है? अब इसमें मैं वाज़े कर देता हूँ कि इस्लाम में सेपरेशन नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सही। ये हमें क्रिश्चियन लॉ में मिलता है, हमें इंग्लिश लॉ में मिलता है। ठीक। इस्लाम में या तलाक है या खुला है। सही। और तलाक और खुला की सूरत में जो इद्दत का टाइम मुकर्रर किया गया है 3 माह 90 डेज़ का टाइम, खातून तब हकदार है अपना मेंटेनेंस क्लेम करने की, और शोहर बाउंड है कि उसको उस इद्दत का जो उसका मेंटेनेंस बनता है वो उसको अदा करे। और जो सब अगर सेपरेशन की सूरत में किसी झगड़े की बुनियाद पर अगर सेपरेशन होती है, बीवी अलग रहते हैं, तो तब भी तो खावंद की जिम्मेदारी बनेगी है। जब तक बीवी शोहर के निकाह में है, शोहर की जिम्मेदारी है कि उसका नानो नफका उठाए। अगर वो नहीं उठाता तो खातून के पास फिर कोर्ट का फोरम मौजूद है, वो अदालत से जाकर भी अपना नानो नफका क्लेम कर सकती है और ले सकती है। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस्लाम बीवी के हकूक़ में जो ख़र्चे का मामला है, इसके बारे से इस्लाम क्या कहता है? बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम बिअददि मन सल्ला व साम। इस्लाम इस बारे में कुरान और हदीस और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अहकामात हैं जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें बारका फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। अब ये जो जब जैसे कि ज़ुहैब साहब ने बताया और हमारी बहन ने बात की कि अरबी में इसको हम नफ़का कहते हैं जी, नानो नफ़का सुकना, खाना पीना रहाइश और कपड़े क्लॉथिंग की बात हुई, ये शौहर के ज़िम्मे होते हैं शादी के बाद, इसमें रुख्सती हो चुकी होती है, रुख्सती से पहले नहीं। अगर मतलब जैसे निकाह हुआ है और लड़की अपने वालिदैन की तरफ रह रही है तो वो वालिदैन के ज़िम्मे उसका जो नानो नफ़का है। रुख्सती के बाद जब वो अपने शौहर की घर आ जाती है तो ये सब चीज़ें मर्द की ज़िम्मेदारी में शामिल होती हैं जी। अब इसमें ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात मुबारक हैं कि जैसा खुद पहनते हो ऐसा ही उनको पहनाओ, जैसा खुद खाते हो ऐसा उनको खिलाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप खुद तो जो है वो और कैटेगरी के या और लेवल के या और ब्रांडेड जो है वो कपड़े और जूते वगैरह इस्तेमाल करें और बीवी के लिए आप जो है वो ऐसा नहीं है। हमें हुक्म यही है कि जैसा आप खुद पहनते हैं, खुद खाते हैं, ऐसा ही उनके लिए भी जो है वो आप, ये ऐसे ही है। मुफ्ती साहब, जैसे मियाँ बीवी शादी के बाद एक ही
मतलब पर्सनैलिटी समझे जाते हैं या वो एक ही शख्सियत बन जाते हैं क्योंकि उनका साथ ऐसा होता है? जी बिल्कुल, बीवी से ज़्यादा इज्जत है, आपके घर की इज्जत तो है, किसी के साथ नहीं होती एक मर्द की, मेरे ख्याल में। और इसी तरह फिर इस्लाम ने हकूक़ भी फराहम किए हैं। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई। मरियम, आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी खातून को खर्चे का मसला है तो वो कैसे अपना ये राइट ले सकती है कानूनी तौर पर? ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर दो तरीक़ेकार हैं जिसके थ्रू वो अपने कानूनी इस राइट को बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं। पहला ये है कि जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 है ना, सेक्शन 9 वो ये कहता है कि शी हैज़ टू रीच एन यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल में एक एप्लीकेशन वो देंगी, उनकी जो एप्लीकेशन होएगी वो वहाँ पर जो यूनियन काउंसिल वाले होंगे दे विल कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन काउंसिल, और वहाँ पर आर्बिट्रेशन जो चेयरमैन आर्बिट्रेटर होगा वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसके अंदर वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है ना, जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को देनी है वो उसका जिक्र कर देंगे, और वो बाद में बेशक रिवाइज भी हो सकता है। जैसे कि अगर हस्बैंड को हो कि ये ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से रिवाइज भी हो सकता है। ये यूनियन काउंसिल जी जी बिल्कुल, ये यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर है। हाउएवर आपको पता ही है कि जहाँ पर हैप्पी मैरिजेस चल रही होती है वहाँ पर बातें यूनियन काउंसिल तक नहीं जाती। तो जब ज़्यादा मसला तब ये स्टार्ट होता है जब बीवी शोहर से जब उनकी तलाक की बात हो रही होती है और ये इद्दत पीरियड से जो मामला एक्सट्रीम पे चला जाता है बेसिकली। उसमें फिर ये है कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट अट्रैक्ट करता है सेक्शन 17A, और इसमें अमेंडमेंट्स आपको पता है 2002 और 2015 में भी आई हैं। सेक्शन 17A बात करता है इंटरिम मेंटेनेंस की। अब मैं आपको बताती हूँ, इंटरिम मेंटेनेंस ये होती है कि जैसे ही बीवी अप्लाई करती है कोर्ट में, एक एप्लीकेशन देती है दरख्वास्त के जी मेरी मेंटेनेंस मुझे प्रॉपर नहीं मिल रही, तो कोर्ट ये करेगा जब फर्स्ट अपीयरेंस होगी उसके शोहर की जो / डिफेंडेंट होगा एक लीगल टर्म में, उसके ऊपर कोर्ट एक डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ करके एक इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर इंटरलॉकेटरी दे सकती है कि जब तक फैसला तुम्हारे केस का नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा फैसला इस तलाक का नहीं हो जाता, या जो भी मसला है बच्चों से रिलेटेड भी हो, तो अक्सर यही होता है कि बीवी बच्चे दोनों इकट्ठे एक ही केस के अंदर दोनों चीज़ें मांग रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एज वेल एज माइनर बोथ आर इंक्लूडिंग। तो उसके अंदर फिर यही होता है कि जज साहब जो हैं वो अगर ऑर्डर दे देते हैं तो फिर 14th डे तक अगर 14 दिन गुजर गए हैं और जो डिफेंडेंट है उसने ये पैसे नहीं दिए फिक्स्ड अमाउंट मेंटेनेंस का जो जज साहब ने ऑर्डर के थ्रू किया है, तो उसको फिर फुल एंड फाइनल डिक्री सूट की डिक्लेयर किया जाएगा, और फिर उस डिफेंडेंट के ऊपर ये बिल्कुल लीगली इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फॉर हिम टू पे दिस मेंटेनेंस। बाउंड कर दिया जाएगा जी, बिल्कुल तौर पर कि ये करे, अगर वो ना करे तो उसकी तो सज़ा भी दी जाएगी। जी जी, उसकी फिर सज़ा भी दी जाती है। अब उसके अंदर यही होता है कि डिफेंडेंट जब उसके खिलाफ कोई आता है तो वो एपेलेट कोर्ट में या हाई कोर्ट जाता है, तो इसके अंदर दो बातें फिर देखनी पड़ती हैं जो सेक्शन 17A(4) के अंदर बात होती है, और उसके अंदर हमारे पास फिर केस लॉज आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे सितवत चुगताई एक केस है जिसके अंदर उन्होंने क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस की बात की है। अब क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस ये है कि आप एक शोहर से अगर खर्चे की बात कर रहे हो कि वो बीवी को देगा, तो वो कितना होगा, कौन डिटरमिन करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी असेसमेंट किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये देखेंगे कि जो डिफेंडेंट है वो कमाता कितना है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखेंगे उसका सोशल स्टेटस सोसाइटी में क्या है। तीसरी चीज़ देखेंगे उसकी कैपेसिटी है इतनी कि वो ये पे कर सके या नहीं कर सके। तो इट हैज़ टू बी जस्ट एंड रीजनेबल एट द वेरी सेम टाइम। आपने बड़ा अहम पॉइंट बताया ज़ुहैब साहब, ये मैं